दो टाइप्स ऑफ जो है ना डिजीज़ हमें ये कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिल रही होती हैं, एक वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन और एक मैक्रोवेस्कुलर। माइक्रोवेस्कुलर के अंदर क्या होता है कि आपकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है और आपका एंडोथेलियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। स्मॉल वेसल डिजीज़ को हम कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर और लार्ज वेसल को हम कहते हैं मैक्रोवेस्कुलर, ठीक है। अब लार्ज वेसल में क्या होता है कि हाइलीन आर्टरियोस्क्लेरोसिस, यानी कि जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाती है और आपका एंडोथेलियम जो होता है वो डैमेज हो जाता है। अब इसके अंदर वो कहता है रेटिनोपैथी आ जाती है, न्यूरोपैथी आ जाती है और नेफ्रोपैथी आ जाती है। न्यूरोपैथी को एक दफ़ा देखते हैं कि न्यूरोपैथी क्या होती है। न्यूरोपैथी डायबिटिक जो न्यूरोपैथी है उसके अंदर जब भी आपके पास पेशेंट आएगा उसके अंदर जो सॉर्बिटोल है ना, क्या हो है सॉर्बिटोल, उसकी जो मैकेनिज़्म है या उसकी जो अकोमुलेशन है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है बढ़। अब ये ना पूरा एक मैकेनिज़्म है न्यूरोपैथी का कि आपकी जब भी क्या कहते हैं पेशेंट आएगा उसके अंदर आपका सॉर्बिटोल पाथवे, आपका पीकेसी जो एक्टिवेशन वो ज़्यादा हो जाएगी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा, एजीएस विच इज़ एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स वो भी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका जो परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया इन पाथवेज को डैमेज कर रहा होता है, तो विच में लीड्स टू द सॉर्बिटोल अकोमुलेशन। जब सॉर्बिटोल की अकोमुलेशन होती है तो उसकी वजह से आपका जो नर्व है उसकी इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके अंदर टाइप्स होती हैं आइदर डिस्टल अदर ऑटोनॉमिक। डिस्टल जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है ना, विच इज़ ग्लव्स एंड स्टॉकिंग, और जो ऑटोनॉमिक होता है वो आपको लीड कर रहा होता है गैस्ट्रोपेरेसिस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप्स होती हैं, एक डिस्टली और एक ऑटोनॉमिक, और मोस्ट कॉमन आपकी कौन सी होती है, डिस्टल सिमेट्रिक। अब इसके अंदर जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जब भी आपके पास जो पेशेंट है वो आपके पास क्या आएगा कि जो मेरे पैर हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो सा वो जलन हो रही है, यानी कि बर्निंग फीट, और मुझे जो सा है वो वाइब्रेशन जो सी सेंस है वो मेरी जो से बॉडी है उसके अंदर लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस, ये बिल्कुल जो सा होता है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूरोपैथी है, अब बढ़ते हैं आपके नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है, नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है कि जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है उसके अंदर आपके जो हाइपरग्लाइसीमिया है तो उसकी वजह से जो मेसेंजर एक्सपेंशन या ग्लोबस बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो ग्लोबस बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी वजह से आपकी हाइपर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जब आपका किडनी जो सा होता है वो उसकी ग्लोबस बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो सा वो थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो आपको जो सा वो जो यूरिन है उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन की मिकदार है वो जो सा वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन यूरिया स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। यानी कि हाइपर फिल्ट्रेशन लीड्स टू माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया विच लीड्स टू प्रोटीन यूरिया, आपका ये एक्सक्रीट होता है और उसकी वजह से एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ तो हमारे पाकिस्तान में पता नहीं मेडिसिन में है कोई ऑलमोस्ट 3 से 4 या 4 से 5 होते हैं जो डायलिसिस के ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो जब भी पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा नेफ्रोपैथी का तो उसके अंदर जो एल्ब्यूमिन है वो यूरिन के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, यानी कि एल्ब्यूमिन इन यूरिन इज़ अ फर्स्ट साइन ऑफ द नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और न्यूडुलर ग्लोमेरुलर सक्रोसिस अगर आपको देखने को मिल रही है तो वो क्या है, आपकी डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। अच्छा, और हाँ इसमें ना नेफ्रोपैथी के अंदर आपको ना पैथोलॉजिकली अगर आपसे पूछा जाए ना तो आपको कि मिलस्टिल विल्सन नोड्यूल देखने को मिल रहे होते हैं, ये याद रखना। अच्छा, फिर क्या आगे नेफ्रोपैथी होगी, नेफ्रोपैथी होगी, अब रेटिनोपैथी के अंदर क्या होता है, अब हाइपरग्लाइसीमिया हो रही है ना, अब हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से जो सॉर्बिटोल है, मैंने आपको बताया सॉर्बिटोल वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगी ज़्यादा। जब ये ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से आपके जो एजीज़ हैं यानी कि एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स हैं, अभी पूरे बायोकेमिस्ट्री के एजीज़ हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे ज़्यादा।
जिसकी वजह से आपका जो कैपिलरी है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज, और उसकी वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, स्कीम, यानी कि एंड स्टेज जो सा वो स्कीम में ही होती है। अब इसके अंदर दो डिजीज़ आ जाते हैं विच इज़ नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। जो नॉन प्रोलिफरेटिव है वो इतनी सीवियर नहीं होती, लेकिन प्रोलिफरेटिव बहुत ज़्यादा सीवियर होती हैं। आपके पास बस इतना याद रखना है, ये ज़्यादा हो जाएगा कि नॉन प्रोलिफरेटिव में जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसके अंदर जो रेटिनोपैथी के अंदर नॉन प्रोलिफरेटिव है उसके अंदर डॉट ब्लॉट हेमरेज होता है। मैं इसको एमसीक्यू से भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। और जो प्रोलिफरेटिव है उसके अंदर जब आपके पास प्रेजेंट करेगा पेशेंट तो उसके अंदर आपको मोस्टली जो है वो ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलेगी, या विट्रस जो आपका विट्रस ट्यूमर है वो आपको डैमेज देखने को मिलेगा, यानी कि विट्रस हेमरेज, और पेशेंट जो होता है वो उसको क्या हो जाती है, ब्लाइंडनेस, ठीक है। तो नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव, तो जब भी आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा कॉटन वूल स्पॉट्स, पेशेंट प्रेजेंट यू कॉटन वूल स्पॉट्स प्लस माइक्रो एन्यूरिज्म विच आल्सो न्यूरोवास्कुलराइजेशन, यानी कि आपकी जो VGF है, यानी कि आपकी जो ग्लाइकेशन जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, उसकी वजह से न्यू वेस्कुलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। न्यू वेस्कुलराइजेशन की वजह से आपका जो सॉर्बिटोल है उसके अंदर जो है वो अकोमोडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और उसकी वजह से आपको जो विट्रस हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा और लीड्स टू ब्लाइंडनेस, और इसको कहते हैं नीवो वेस्कुलराइजेशन, यानी कि आपकी जो जो आपकी वेसल्स हैं आपकी बॉडी की वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी, विच में लीड्स टू द ब्लाइंडनेस। तो मोस्टली क्या है, न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। अब ये तो हो गया आपकी माइक्रो। मैक्रो के अंदर क्या होती है कि आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि थ्रोम्बस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, प्लॉक बनना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी वेसल जो होते हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसमें आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है, मोस्ट कॉमनली आपकी सेरेब्रोवेसल होती है, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो होता है वो कॉमन होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में मोस्ट कॉमन क्या हो सकता है, आपका MI हो सकता है, यानी कि MI इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ है विच इज़ मोस्ट कॉमनली स्ट्रोक हो सकता है आपको, यानी कि दिमाग की शरीयान पड़ सकती है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ है, इसके अंदर आपको जो है वो क्लॉडिकेशन जो है वो देखने को मिलती हैं, आल्सो विच में लीड्स टू गैंग्रीन और एटलीस्ट एम्पुटेशन जो है वो हमें करने को मिलती हैं। याद रखें कि जब भी आपकी लार्ज वेसल डिजीज़ का पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा ना, वो ऐसा आएगा कि उसको वो ना, ये आपने ऑलमोस्ट पढ़ा होगा कि डायबिटिक फुट के जो पेशेंट होते हैं ना, या जो लॉन्ग टर्म जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनके जो पाँव होते हैं ना, उनके अंदर जो सेंसेशन होती है ना, क्या होती है, सेंसेशन, उनकी जो सेंसेशन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अगर वो अपने पाँव भी सेक रहे होते हैं ना हीटर के आगे रख के, तो उनको नहीं पता चल रहा होता कि मेरे पाँव जल भी गए हैं, ठीक है ना, बीच में लीड्स टू द डायबिटिक फुट इंजरी और डायबिटिक फुट अल्सर। तो जब भी आपके पास इसमें पेशेंट प्रेजेंट करेगा विच हैव अ डायबिटीज़, डायबिटिक हो, साथ फुट अल्सर हो, और उसकी जो पल्सेस हैं वो क्या हों, वीक पल्सेस हों, ठीक है। इट इज़ अ क्लासिकल केस ऑफ मैक्रोवेस्कुलर जो है डिजीज़ होती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शंस हो सकते हैं हमारी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया, तो उसकी वजह से जो न्यूट्रोफिल है उसकी डिसफंक्शन हो सकती है, कैंडिडा, TB, रिकरेंट UTI ये हो सकता है। डायबिटिक फुट मैंने अभी आपको पढ़ा दिया कि जो न्यूरोपैथी है उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको पेनलेस जो है वो अल्सर वगैरह देखने को मिलते हैं। अब इसमें वो कहता है MI इज़ द मोस्ट कॉमन काज, इसको हाईलाइट कर लेना, ठीक है, सॉरी, इसको जो है वो हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट वो कहता है ऑस्मोटिक डैमेज, सॉर्बिटोल की अकोमोडेशन होती है ऑर्गन के अंदर, एल्डोज रिडक्टेज एंड इंक्रीज इन एब्सेंट सॉर्बिटोल डिहाइड्रोजनेज, उसकी वजह से क्या होता है, न्यूरोपैथी, मोटर सेंसरी, ग्लोव एंड स्टॉकिंग, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दिया क्या होता है, GERD, गैस्ट्रोपेरेसिस, डायबिटिक डायरिया जो मैंने आपको माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ के अंदर पढ़ा चुका हूँ। डायबिटिक फुट के अंदर मैंने आपको बता दिया है, कैटरैक्ट मैंने अभी आपको बता दिया, विट्रस हेमरेज जो है वो डैमेज होने की वजह से। अब बस आपने सिर्फ इतना याद रखना है, माइक्रोवेस्कुलर के अंदर कहाँ पे, यहाँ पे जो माइक्रो है, माइक्रो छोटी हैं, उसके अंदर आपका रेटिना डैमेज होगा, आपका जो है वो किडनी जो है वो डैमेज होंगी, और आपकी जो है वो नर्व, यानी कि न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी। जो मैक्रो है उसके अंदर आपके ऑर्गन्स डैमेज होंगे, वो भी बड़े वाले,
ब्रेन, हार्ट और लिम्ब, जिसके अंदर आपका क्या आ जाता है क्रोनिकल जो क्रोनिक आर्टरी डिजीज, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पैथोजेनेसिस में क्या है, इन शॉर्ट के सॉर्बिटोल जो सा होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, प्लस आपके एजीईज हैं जो से एंड प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, पीकेसी जो सा वो ज़्यादा हो जाता है एंड आरओएस भी ज़्यादा हो जाता है, विच इज़ योर सॉर्बिटोल की अकोमोलेशन, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो जाता है, पीकेसी की जो एक्टिवेशन हो जाता है और ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाता है ज़्यादा, विच में रिजल्ट एज माइक्रो एंड मैक्रोवास्कुलर डिजीज़। डायग्नोसिस में जो है वो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ऊपर कि HbA1c मोर देन 6.5, डायग्नोस्टिक कट ऑफ यानी कि अगर आपका पेशेंट प्रेजेंट हुआ है और उसकी जो ग्लूकोज है वो 126 से जो है फास्टिंग है वो ज़्यादा हो, और 2 आवर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो 200 से ज़्यादा हो, रैंडमली भी आपका 200 से ज़्यादा हो, इट इज़ अ डायबिटीज़ में इन्वॉल्व होता है। और नेक्स्ट जो सा होता है वो हमने उसको जो सा वो डिफ्रेंशिएट करना होता है कि व्हाट इज़ टाइप 1 एंड व्हाट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मिलिटस। याद रखें कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस होता है वो आपकी इंसुलिन की जो बीटा सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शंस होते हैं, विच इज़ ऑटोइम्यून, यानी कि आपकी जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं रही, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको बात करें कि टाइप 2, तो इसके अंदर जो है तो वो रेजिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाती है टू द इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन बन रही है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अगर डायबिटीज़ में चल जाए ना ओबीज पेशेंट के अंदर, तो फिर उसमें भी आपका एट द एंड जो है वो आपकी डिस्ट्रक्शन हो कि आपकी इंसुलिन ख़त्म हो जाती है, रेजिस्टेंट हो कि आपके सेल्स तबाह हो जाते हैं, वो भी फिर एट द एंड जो सा आता है वो आपकी इंसुलिन थेरेपी के ऊपर जो सा वो आ जाती है। तो टाइप 1 ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है जिसके अंदर आपको क्या होता है, आपकी जो बीटा सेल्स है उसकी डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, और जो टाइप 2 होते हैं उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंट होती है, और इसके अंदर जो सा इंसुलिन जो सा वो आपकी ऐसा जो सा वो डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है। इंसुलिन नेसेसरी ट्रीटमेंट यानी कि टाइप 1 में आपको हमेशा देनी होती है और इसके अंदर समटाइम्स होती है, लेकिन अगर प्रोलॉन्ग हो यानी कि बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर फिर आपको जो सा वो नहीं देनी होती, अगर प्रोलॉन्ग है तो उसके अंदर आपको देनी होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है एज के अंदर जो सा होता है टाइप 1 जो सा होता है वो आपको लेस देन 30 यानी कि चाइल्डहुड या एडोलसेंस के अंदर जो सा वो देखी जा सकती है, और जो टाइप 2 है वो मोर देन 40 ईयर्स के अंदर जो सा होती है वो देखी जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस अभी जो सा वो जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी जो सा वो टाइप 2 देखी है बिकॉज ऑफ ओबेसिटी। अच्छा, फिर वो कहता है एसोसिएशन विद ओबेसिटी नो बट यस, टाइप 2 जो सा वो आपकी ओबेसिटी से जो सा वो कर रही होती है। फिर आ जाता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इसके अंदर HLA जो सा वो सिस्टम जो सा होता है वो इन्वॉल्व हो रहा होता है, इट इज़ रिलेटिवली वीक, 50% आइडेंटिकल ट्विंस और पॉलीजेनिक, यानी कि जो आपकी पेरेंट्स जो सा होता है वो 50% जो सा वो आपको टाइप 1 जो सा होता है वो मिल सकती है आपको, ठीक है ना, खुशकिस्मती में। रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग 90% कोऑर्डिनेटरी आइडेंटिकल ट्विन या पॉलीजेनिक, यानी कि आपको 90% जो सा होता है वो फैमिली मिल सकती है आपको। अच्छा, एसोसिएशन में HLA सिस्टम में ये है कि जेनेटिक्स के थ्रू के HLA-DR3 और 4 इसके अंदर होता है, 3 और 4, और जो टाइप 2 है ये आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री को जो सा वो प्रेजेंट कर रही होती है कि इसके अंदर इस पेशेंट के अंदर जो सा होता है वो HLA-DR सिस्टम नहीं होता, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन यानी कि आपकी हिस्ट्री जो सा होती है फैमिली हिस्ट्री वो बहुत ज़्यादा होती है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस सिवियर होती है इन पेशेंट्स के अंदर, इनके अंदर जो सा होता है वो इंसुलिन जो सा वो कहीं ना कहीं रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए माइल्ड टू मॉडरेट होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ कोर्स हाई होती है आपकी टाइप 1 के अंदर, और इसके अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी जो सा होता है वो कम हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका कीटो एसिडोसिस, इसके अंदर कॉमन जो सा होता है और इसके अंदर बहुत रेयर होता है, ठीक है ना, क्योंकि केटोन बॉडीज़ आपकी टाइप 1 के अंदर जो सा वो केटोन जो होता है वो ज़्यादा बन रही होती हैं। अब बीटा सेल नंबर इन द आइलेट्स ऑफ लैंग्रेन में आपकी जो बीटा सेल्स है उसमें टाइप 1 में कम होते हैं, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और इसके अंदर वेरिएबल होते हैं विद एमाइलॉइड डिपॉजिट, यानी कि होते हैं कहीं ना कहीं। सीरम इंसुलिन लेवल, हमारे ब्लड के अंदर जो सीरम इंसुलिन का लेवल होता है वो कम होता है और इसके अंदर ज़्यादा होता है, बट बहुत एडवांस डिजीज जो मैंने आपको बताया प्रोलॉन्ग होता है उसके अंदर कम हो जाता है। क्लासिक सिम्टम है पोलियोरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, वेट लॉस इसके अंदर कॉमन होता है, इसके अंदर वेट गेन होता है, ये याद रखें, इसके अंदर क्या होता है वेट गेन होता है, बाकी आपको पोलियोरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया जो है वो देखने को मिल जाता है। हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर आइलेट्स ल्यूकोसाइट इन्फिल्ट्रेट्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है, और जो टाइप 2 है उसके अंदर आइलेट्स अमालॉइड जो है वो डिपॉजिट जो है वो देखने को मिल रहे होते हैं। क्लियर।
अब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ मिलेटस की बात की जाए तो इट इज़ अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ऑटोइम्यून कौन से होते हैं, अगर वायरस या इन्वायरमेंटल को काज करें जिसके अंदर टी सेल जो होते हैं वो बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं इनके, और उसकी वजह से इंसुलिन कम, ग्लूकागॉन ज़्यादा, लिपोलाइसिस होती है और केटोन बॉडीज़ बनती है और पेशेंट में लिस्ट इनटू द DKA। दोबारा लिख देता हूँ इसको, DKA, ठीक है। कोई इंसुलिन नहीं है इसके अंदर। अब टाइप 2 क्या होती है, ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी मैंने आपको बारहा बताया कि मोटापन जो होता है उसके अंदर आपके जो फ्री फैटी एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से जो इंसुलिन होती है उसकी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी के अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है। जब हाइपर इंसुलिनीमिया होता है तो बीटा सेल जो होते हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और जब वो एग्जॉस्ट होते हैं तो उसकी वजह से इंसुलिन जो होता है वो ऑलरेडी रिलेटिवली जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है, यानी कि इंसुलिन होती है लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिक इमरजेंसीज़ में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो ज़्यादा हो रहा है इनटू द डायबिटिक कीटोसिस एंड HHS। अब डायबिटिक कीटोसिडोसिस का हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा जो होता है ना वो पड़ा होता है। अब होता क्या है डायबिटिक कीटोसिस में, वो पहले कहता है कि इंसुलिन, अच्छा, कि जो डायबिटिक एसिडोसिस है इसके अंदर जो इंसुलिन है वो कम्प्लीटली जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है। जब डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर कीटोसिस होना स्टार्ट हो जाती है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमें देखने को मिलती है। एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। HHS के अंदर जो होता है वो आपकी इंसुलिन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है लेकिन कोई कोटोन्स फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन इसके अंदर पेशेंट एक तो अब्डोमिनल पेन के साथ आता है, अनकॉन्शियस होता है और एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि 500 तक पेशेंट ले हैं उधर स्टाफ को दे दें। हाँ जी। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि आपका DKA के अंदर, कि जब भी आपकी DKA के अंदर क्या होता है कि जब भी आपकी इंसुलिन होती है यानी कि टाइप 1 के अंदर, उससे क्या होता है जब भी आपकी इंसुलिन कम होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर, तो आपका जो ग्लूकागॉन है वो क्या हो जाता है, आपका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उसको रेजिस्ट करने वाला ही कोई नहीं है। उसकी वजह से आपको पता है कि आपको क्या करवा रहा होता है, लिपोलाइसिस जो सा होता है वो करवा रहा होता है। जब लिपोलाइसिस ज़्यादा होता है तो आपको फ्री फैटी एसिड जो सा होता है वो क्या मिल रहे होते हैं, ज़्यादा। फ्री फैटी एसिड जो सा वो आपके लीवर के अंदर जाते हैं। जब लीवर के अंदर जाते हैं तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे ब्रेन होते हैं उनको ऑफकोर्स एनर्जी तो चाहिए, अदरवाइज़ अगर एनर्जी नहीं होगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा। अब लीवर जो है तो वो क्या करता है, आपकी जो केटोन बॉडीज़ होती हैं, केटोन्स बॉडी जिसके अंदर आपके क्या होते हैं एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ये दोनों जो होते हैं वो आपके जो दिमाग है। एक मिनट, अच्छा जी, हम कहाँ थे कि हमारे जो है ना, अच्छा लीवर जो है वो केटोन बॉडीज़ जो होता है वो आपकी जो है वो फ्री फैटी एसिड्स को जो है वो लीवर के थ्रू जो है वो केटोन बॉडीज़ में कन्वर्ट करता है, और उसकी वजह से वो आपका जो ब्रेन है तो वो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है उसको यूज़ नहीं करता, और केटोन को एज ए एनर्जी सोर्स जब यूज़ करता है तो हमारी बॉडी के अंदर केटोन जो होता है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, विच में लीड्स टू द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसके अंदर आपका जो pH लेवल होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि हाइपरकैलिसीमिया होगी, उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायरेसिस होगा और पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कोर कंसेप्ट इसका क्या है कि इंसुलिन जब नहीं होती तो बॉडी जो सा होता है वो उसको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ज़रूर चाहिए होती है, तो उस एनर्जी के लिए जो सा होता है वो स्टारवेशन होती है, फैट बर्न होता है, केटोन्स होती हैं, और उसकी वजह से एसिडोसिस होती है। एक मिनट, हाँ, अच्छा, जब से ईद ख़त्म हुई है ना पेशेंट की जो सी रेशियो है ना वो ज़्यादा ही बढ़ गई है। अच्छा तो DKA के अंदर क्या है कि वही है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जब इंसुलिन नहीं होगी तो बॉडी क्या कहेगी कि भाई मुझे चाहिए, मुझे मेरा कोटा पूरा करके दो, तो वो क्या करेगी, तो आपके बर्न्स को जो है वो लिपोलाइसिस कराएगी, फैट को बर्न करेगी, केटोन्स प्रोड्यूस करेगी, केटोन्स जब प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी के अंदर उसकी वजह से एसिडोसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। ये तो हो गया आपका DKA। अगर अब बात करें HHS, अब हमारे ना एमरजेंसी के अंदर मैं ईद के सेकेंड डे फर्स्ट डे आप मैं जो है ना वो क्या कहते हैं मेडिसिन वो कर रहा था आप अपना, तो उसके अंदर पेशेंट आ रहे थे और उनके पे लिखा हुआ था रूल आउट HHS, ठीक है ना, कोई मैकेनिज़्म नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं, इंडिकेशंस नहीं है, पेशेंट बिल्कुल कॉन्शियस है, कोई एब्डोमिनल पेन की हिस्ट्री नहीं है, कोई हाइपरग्लाइसीमिया की ऐसी हिस्ट्री नहीं है। हाँ जी, आपकी HHS के अंदर जो इंसुलिन होती है ना वो प्रेजेंट होती है, यानी कि ये टाइप 2 के अंदर है ना, तो आपकी जो इंसुलिन है वो क्या है, इंसुलिन जो सी है वो आपकी क्या है, प्रेजेंट है।
अब जो इंसुलिन होती है वो आपकी लिपोलाइसिस नहीं बना देती, तो इसलिए केटोन्स की जो बात है, केटोन्स की बात इसके अंदर क्या कर देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं कि केटोन्स आपकी नहीं बनेंगे। लेकिन इसके अंदर इतना स्टेमिना नहीं होता कि आपकी जो सा ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कर सके, इसलिए इसके अंदर जो सा होता है वो आपकी जो इंसुलिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आपके ग्लूकोज को कंट्रोल कर सके। दैट्स वाई इट मे लीड्स टू द हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया और मोर देन 600। ये बात याद रखना, ये ना हो कि पेशेंट जो आया है उसको 300 से ज़्यादा है और आप अनकॉन्शियस है लिटिल बिट और आप कहें नहीं जी इसको तो HHS है। ऐसा नहीं है। HHS का आपके पास जब भी प्रेजेंट करेगा उसमें मैसिव ऑस्मोटिक ड्यूरेसिस होगी, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी, अनकॉन्शियस स्टेट होगी और हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी। ठीक है, तो जब भी HHS का जो सा आपके पास पेशेंट प्रेजेंट होता है उसके अंदर क्या होती है, ऑस्मोटिक डायरेसिस होगी, सीवियर जो सा उसके अंदर डिहाइड्रेशन होगी, क्या होगी, सीवियर डिहाइड्रेशन होगी और साथ साथ जो सा उसको क्या होगी, हाइपर ऑस्मोलैरिटी होगी। ठीक है, और उसके जो शुगर लेवल होगा वो क्या होगा आपका 600 से भी ज़्यादा होगा। यानी कि इंसुलिन आपका है लेकिन केटोन्स फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन ग्लूकोज जो सा होता है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने सेम वही बात लिखी है जो मैंने आपको यहाँ पे जो सा वो बता दी है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि इंसुलिन डेफिशिएंसी है, केटोन प्रेजेंट है, इसमें इंसुलिन प्रेजेंट है और केटोन्स डेफिशिएंट है। साइन एंड सिम्टम्स में मैंने आपको बता दिया कि पेशेंट जब आपके पास आएगा वो डेडली होगा, डिलीरियम, साइकोसिस, कॉस्मल ब्रीदिंग, और आपको पता है कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं कि फ्रूटी ब्रेथ ड्यू टू एक्सेल्ड एसीटोन्स, और आपकी जो सा होता है वो कॉस्मॉल जो सा होता है वो ब्रीदिंग होती है। यानी कि जब भी आपके पास डीके का प्रेजेंट जो पेशेंट है वो प्रेजेंट होगा वो इंटू 1 2 आवर्स यानी कि 1 घंटों के हिसाब से जो सा वो और 1 दिन से आपके पास होगा। और जब ये आपके पास आता है ना तो एक तो वैसे भी डिहाइड्रेटेड होता है, और पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया तो आपने कॉमन फीचर्स याद रखने के। पोलीयूरिया पॉलीडिप्सिया कॉस्मल ब्रीथिंग का मतलब होता है कि डीप और रैपिड ब्रीथिंग, ठीक है ना, क्यों, ऑलरेडी जो पेशेंट है वो एसिडोसिस के अंदर है, ठीक है ना, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सा वो डीप रैपिड ब्रीदिंग जो सा कर रहा होता है। अब और प्लस एसीटोन्स की वजह से उसको क्या फील हो रही होती है, हमें फ्रूटी ब्रेथ स्मेल जो सा होता है वो आ रही होती है। साथ साथ उसको क्या हो रहा है, एब्डोमिनल जो सा होता है वो पेन होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, प्लस वॉमिटिंग होती है, और पेशेंट समटाइम अनकॉन्शियस जो सा वो कंडीशन के अंदर होता है। एसिडोसिस, डीप ब्रीदिंग, फ्रूटी ऑर्डर जो सा होगा वो किसका होता है, डीके का होता है। एज़ कम्पेयर टू HHS हाइपर ऑस्मोलिक हाइपरग्लाइसीमिक जो से स्टेट होती है उसके अंदर ऐसा ऐसा पेशेंट आता है, यानी कि डेज टू वीक्स, यानी कि डेज टू जो वीक्स है वो आपके पास जो है वो पेशेंट प्रेजेंट कर देगा सीवियर डिहाइड्रेशन। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में क्या होगा कि कन्फ्यूजन होगी, सीजर्स हो रहे होंगे, कॉमा होगा। तो अगर हाई ग्लूकोज है, मैंने आपको बताया मोर देन 600, और साथ साथ उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, डिहाइड्रेटेड भी है, उसके अंदर एब्डोमिनल पेन भी की भी हिस्ट्री दे रहा है, तो विच इज़ द HHS विच इज़ हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट, हाइपर ऑस्मोलर, ठीक है, इट इज़ अ HHS। अब आपकी जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से इन्वॉल्व हो सकते हैं, अगर आपने ये याद रखना है तो वो कहता है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर वही सेम जो सी चीज़ें हैं ना वो मैंने आपको बता दी हैं साइन एंड सिम्टम्स में, सॉरी। अच्छा, लैब्स के अंदर वो क्या कहता है कि वही अगर हाइपरग्लाइसीमिया है, अगर उन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करें डीके को, तो इसके अंदर मैं एक दफ़ा रेज़ कर दूं कि ग्लूकोज के जो आपका डीके है इसके अंदर आपका जो ग्लूकोज का लेवल है 250 से 600 तक होता है, ठीक है ना। इसमें क्या हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कार्बोनेट जो है वो कम हो जाते हैं, विच इज़ द इंक्रीज एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस, यूरिन ज़्यादा, ब्लड केटोन्स लेवल ज़्यादा, ल्यूकोसाइटोसिस, नॉर्मल या इंक्रीज सीरम पोटाशियम बट depleted intracellular potassium due to transcellular shift, decrease insulin and acidosis, osmotic diuresis, increase calcium loss in urine, total body potassium depletion। अब जब भी डीके का पेशेंट आपके पास प्रेजेंट होता है तो इसके अंदर क्या होता है, हाई एनायन गैप होता है, और जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी होती है वो माइल्ड होती है। अब केटोन्स प्रेजेंट है तो केटोन्स की जो है वो हम पॉजिटिव साइन दे देंगे, केटोन्स प्रेजेंट है। एक बात, जो बाइकार्बोनेट का लेवल है यानी कि HCO3 का लेवल है वो लेस देन 18 होगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो, और फिर उसी तरीके से हम डीके को मैनेज करके हैं। एक तो फ्लूइड हम टिका के देते हैं, फ्लूइड दे रहे हैं तो यूरिन आउटपुट भी चेक करेंगे, एक पॉइंट, फिर इंसुलिन देंगे पेशेंट को, ठीक है, ताकि आपकी जो ग्लूकोज है उसकी जो है वो सेटलमेंट हो सके। और वो देखेंगे भी सही कि बार बार जो हर 2 घंटे बाद हमने BSR की मॉनिटरिंग करनी है कि इंसुलिन जो है वो इफेक्टिव है या नहीं हो रही।
इसके बाद जो है वो पीएच को हमने 7 लेस देन जो है वो 7.3 होता है, एसिडोसिस हो रही है तो हमने मेंटेन करना होता है मोर देन 7.4 जो है होता है, ठीक है। और बाइकार्बोनेट जो है इसके अंदर कम होता है। अब जो DKA है इसके अंदर अगर हम देखें कि लैब के कंपैरिजन, तो DK और HHS के अंदर क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर जो ग्लूकोज़ है वो होती है 250 से लेके 600 तक, लेकिन इसके अंदर क्या होती है मोर देन 600, ठीक है ना, यानी कि टिल 1000 तक। पीएच इसके अंदर क्या होती है लेस देन 7.3 और इसके अंदर होती है मोर देन 7.3। इसके अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल होता है लेस देन 18, इसके अंदर होता है मोर देन 18। इसके अंदर जो कैटोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जो कैटोन्स हैं वो क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। डीके के अंदर जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी, खून की सीरम की ऑस्मोलैरिटी जो होता है वो ज़्यादा होती है या माइल्ड होती है, और इसके अंदर जो सीरम की ऑस्मोलैरिटी होती है वो एक्सट्रीमली हाई होती है, मोर देन 320। और इसके अंदर हाई एनायन गैप हमें देखने को मिलता है डीके के अंदर, और इसके अंदर हमें जो है वो नॉर्मल एनायन गैप होता है, और समटाइम जो होता है वो स्लाइटली जो है वो ज़्यादा हो सकता है। क्लियर। कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए, इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग म्यूकोरमाइकोसिस क्या आपका फंगल इन्फेक्शन होता है, ये आपको भी पता है। और इसके अंदर क्या होता है हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट के अंदर जो है वो फंगस है वो ऐसे इन्वॉल्व होता है, और हमने ENT के अंदर देखा था। मैं आपको शायद यहाँ पे तो नहीं दिखा सकता, मैं अलग ग्रुप में दिखा दूंगा कि हमने एक ऑपरेशन किया था कि उसका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ये नाक के अंदर पूरे ये कान, नाक और आँख बिल्कुल बीनीथ योर यू नो बोन्स आपके जो है वो पूरा पड़ा था। और जब हमने कान के अंदर थे तो ब्लैक कलर का जो है वो इन्फेक्शन होता है, और आँख इसमें जो है वो बिल्कुल क्लोज हो जाती है। सेरेब्रल एडिमा, कार्डियक अरिथमियाज हो सकते हैं, और HHS के अंदर कैन प्रोक्सीड द कोमा एंड डेथ इफ इट इज़ अनट्रीटेड। सारी बात है हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है, MI है, स्ट्रोक है, अगर इंसुलिन मिस्ड है तो वो आल्सो DK है। ट्रीटमेंट के अंदर वही है टिका के दोनों के अंदर इंसुलिन फ्लूइड देखना है, इंसुलिन देखनी है, पोटाशियम देखना है टू रेप्लिकेट द स्टोर्स। MI को देखना, MI को रूल आउट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोटाशियम। ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड, और समटाइम ये होता है कि हमने ग्लूकोज 25% लगाना होता है तो कुछ KCL भी लगा देते हैं, वो हाइपरक्लीमिया हो जाता है। ग्लूकोज में भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द हाइपोग्लाइसीमिया फ्रॉम इंसुलिन थेरेपी। और मोर्टेलिटी की अगर बात की जाए तो DK का पेशेंट 1 to 5% उसकी मोर्टेलिटी है, ठीक है ना, और HHS की जो है वो हायर है विच इज़ 10 to 20%। क्योंकि सबसे बात है जब स्वेयर डिहाइड्रेशन होगी एल्डर पेशेंट्स के अंदर तो उसके अंदर आपको क्या होना देखने को मिलता है, जो पेशेंट है उसकी ज़्यादा मोर्टेलिटी है, मतलब मरने के चांसेस ज़्यादा है। एक कंप्लीट ओवरव्यू आपको ट्रीटमेंट के थ्रू बता दूं जो मैंने ICU में किया हुआ है DK का पेशेंट, और हमने 3 दिनों के अंदर उसको जो है वो हमने आउट किया था DK के अंदर से। तो पहले आपने नॉर्मल सलाइन देनी है। नॉर्मल सलाइन क्यों देते हैं, ताकि उसकी जो डिहाइड्रेशन है उसको क्या किया जाए, करेक्ट किया जाए। नंबर 1 पॉइंट ये करेक्ट होगी। साथ साथ आपने क्या करना होता है, नॉर्मल सलाइन दे दी, फिर उसके बाद जो है हमने इंसुलिन देनी होती है। इंसुलिन आपने कौन सी देनी होती है, रेगुलर IV इंसुलिन, नॉट सबकट, रेगुलर जो सा होता है वो हमने इंसुलिन देनी होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, नॉर्मल सलाइन दे दी आपकी, इंसुलिन दे दी, ठीक है ना। अब आपकी इंसुलिन और डिहाइड्रेशन होगी। फिर उसके बाद होता है पोटाशियम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पोटाशियम नॉर्मल है तो टोटल बॉडी का पोटाशियम क्या होगा, लो होगा। अगर पोटाशियम नॉर्मल है, ठीक है ना, तो टोटल बॉडी का जो पोटाशियम है वो कम होता है। लेकिन अगर आपका पोटाशियम जो है वो कम है, मतलब लेस देन 3.3 जो मैंने आपको DK के अंदर बताया था, तो आपको पोटाशियम देना है। पहले आपको क्या देना है, पोटाशियम देना है। आपने पोटाशियम को करेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपने जाके इंसुलिन देनी है। अदरवाइज अगर आपने इंसुलिन पहले दे दी और ऑलरेडी पोटाशियम लो है, तो आपको पता है इंसुलिन क्या करता है, पोटाशियम को उठाता है और पोटाशियम को जो है वो सेल के अंदर जाके फेंक देता है। इट इज़ अ इंट्रासेलुलर पोटाशियम की जो शिफ्ट होती है, वो ऑलरेडी पेशेंट जो होता है वो हाइपोक्लीमिया का जो है शिकार हो जाता है। लेकिन अगर पोटाशियम जो है वो आपका नॉर्मल है तो इंसुलिन जो होता है वो आप दे सकते हैं, इंसुलिन आप इसको दे सकते हैं, प्लस आपने जो है वो पोटाशियम भी देना होता है। क्लियर। NS दी, मतलब नॉर्मल सलाइन डिहाइड्रेशन के लिए इंसुलिन दिया, फिर पोटाशियम के अंदर भी वही डिपेंड है कि पहले अगर हाइपोक्लीमिया है तो पहले इंसुलिन नहीं देनी, पहले पोटाशियम का लेवल ठीक करना है, फिर इंसुलिन देनी है। फिर अगर पोटाशियम बिल्कुल ठीक है फिर आप इंसुलिन और पोटाशियम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बाइकार्बोनेट्स देने होते हैं ताकि हम जो pH है
अगर 6.9 से कम है यानी कि DKSVR है, उसके अंदर हम जो है वो बाइकार्बोनेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखना था। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पे मैंने सुनी थी गालियाँ, विच इज़ यूरिन आउटपुट। मैं ये नहीं लिखता था यूरिन आउटपुट, बस आया और इंसुलिन चेक की, NS को चेक की कि कितने आवर्स पे चल रही है, किस तरीके से वो मतलब मैनेज हो रहा है। और पोटाशियम हमने ABGs या जो हम पोटाशियम है, सीरम पोटाशियम, वो भेज देते थे। लेकिन मैं यूरिन आउटपुट नहीं चेक करता था। तो यूरिन आउटपुट चेक करनी है ताकि जितना IV फ्लूइड है ना, वो जा रहा है या नहीं जा रहा। और हमारे पास यही पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट हुआ था, क्या कहते हैं पेशेंट, कि उसका ना हमने ऑपरेशन किया विच इज़ ERCP। उसकी वजह से ना उसको कुछ पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस थी ऑलरेडी, कि उसका जो पेशाब है जो सा वो आपका यूरिन है वो आ ही नहीं रहा था। अब उसकी वजह से क्या होता है, जो हम ये जो एनेस्थीसिया देते हैं ना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इफेक्ट होता है ना, ये आपका ब्लैडर के ऊपर होता है। तो जो ब्लैडर की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन है, मसल जो है उसको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, यूरिन जो है तो वो बाहर नहीं जाता। अब वो पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट हुआ तो उसका यूरिन बॉडी के अंदर इतना बढ़ता चला गया। अच्छा, फिर हमने जब हमने उसके लंग्स चेक किया तो उसकी जो है वो बायलेटरल जो सा होता है, वो व्हीजिंग जो है वो हमें साउंड नज़र आ रही हूँ, ठीक है। उसके अंदर फ्लूइड जो सा होता है वो फ्लूइड बिल्डअप होगा। फ्लूइड बिल्डअप से ना हमने क्या किया, हमने उसको ना लासिक्स देना स्टार्ट कर दिया कि चलो यार लासिक्स देते हैं। अब लासिक्स जब हमने लगाया उसको, तो हमने कहा चलो यार इसको ना फोली भी हम लगा देते हैं ताकि हम इसका यूरिन आउटपुट भी देखते हैं, क्योंकि लासिक्स लग रहा है तो वो फ्लूइड को साफ बात लेके आएगा किडनी से और एक्सक्रीट करवा देगा। भाई वो क्या हुआ कि जैसे ही उसको फोली पास की, उसने 1800 ml जो होता है वो उसने यूरिन पास किया। और उसकी रीज़न की वजह से हमें जो पेशेंट है वो हाइपोक्सीमिया का शिकार हुआ। हाइपोक्सीमिया की वजह से जो फ्लूइड है उसके लंग्स में बिल्टअप होता गया और एट द एंड वो गैस्पिंग स्टेट में गया। जैसे ICU में शिफ्ट किया, वो उसने मुंह से जो सा वो उसका एस्पिरेशन निमोनिया हुआ और अल्टीमेटली आफ्टर 4 to 8 आवर्स उसकी पेशेंट की डेथ हो गई एंड शी वाज सो यंग, ठीक है। तो समटाइम कुछ मिस्टेक जो है जो आपके पूरे फ्यूचर को आपको जो सा वो आपको दिखाई देती हैं आपको कि यार मेरे से जो है ना वो ये वाली मिस्टेक हुई, और नेक्स्ट आप जो है वो वैसी मिस्टेक नहीं करते किसी पेशेंट के साथ, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज मिलेटस। हाइपोग्लाइसीमिया इन डायबिटीज मिलेटस का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो क्या हो जाए, लेस देन 70 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, और उसकी वजह से जो हमें बाहर की तरफ से हमें ग्लूकोज जो होता है वो देनी पड़े, यानी कि एक्सटर्नल है। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है आपकी वो कम होती है, तो उसकी वजह से आपकी जो बॉडी है उसकी इंसुलिन है वो कम हो जाती है। वो दीजिएगा जो डॉक्टर साहब, अंदर जो होता है वो कम होता है, जो ब्लड आपका ग्लूकोज लेवल कम होता है तो वो लीड करता है इंसुलिन जो होता है वो आपकी कम रिलीज़ होती है। जब इंसुलिन कम होती है तो जो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि ग्लूकागॉन ज़्यादा, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाते हैं। होता क्यों है डायबिटीज मिलेटस के अंदर, एक तो इंसुलिन या ड्रग इंड्यूस जो से मोस्ट कॉमन होते हैं। जब इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेसिव इंसुलिन जो होता है वो रिलीज़ हो रही होती है, जैसे सल्फोनाइलूरिया, जब वो इंसुलिन की सेक्रेशन को ज़्यादा कर रही होती है तो उसके अंदर जो पेशेंट होता है वो आपका बहुत ज़्यादा इंसुलिन ले रहा होता है। उसकी वजह से जो पेशेंट है, अब सारी बात है, इंसुलिन का काम क्या होता है कि ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डाल देना, तो वो पेशेंट जो होता है वो क्या चला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया में। मिस्ड मील्स या फास्टिंग के अंदर जो है वो हो सकता है। मैं आपको एक तो यहाँ से रीड आउट करवा देता हूँ। यूली अकर इन पेशेंट ट्रीटेड विद इंसुलिन गेजस, यानी कि सल्फोनाइलूरियाज, यानी कि आपको कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से, फूड की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो प्रेजेंट, लेकिन उसकी जो ग्लूकोज की इंटेक है वो नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो हाइपोग्लाइसीमिया होती है। इंसुलिन लेकिन आप जो होता है वो अगर आप थेरेपी ले रहे हैं या फिर आप जो है फास्टिंग स्टेट के अंदर वो इंसुलिन तो होती है लेकिन ग्लूकोज नहीं होती, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, और आप जब ग्लूकोज यूटिलाइज ज़्यादा हो जाता है उसके बाद आपको ऑलमोस्ट आपको हमेशा फील होता है कि आपने प्रोटीन लेना है, इनटेक करनी होती है, जिसकी वजह से आपको जो आपका बॉडी का ग्लूकोज लेवल है वो ज़्यादा हो सके। तो इसमें फिर आपकी सारी बात है, जब ग्लूकोज की यूटिलाइज हो जाएगी स्टोर, तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। न्यूरोजेनिक में क्या होता है, सिम्टम में आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, एक तो अर्ली ऑन सिम्टम यही होते हैं कि ऑटोनॉमिक जो से होते हैं अर्ली ऑन, कि स्वेटिंग हो सकती है, ट्रेमर्स हो सकते हैं, पाल्पिटेशन, एंजाइटी है, जो कि एड्रीनर्जिक जो सिम्टम्स है वो हमें शो हो रहे होते हैं।
इसके अलावा न्यूरोग्लाइको पैनिक होते हैं, यानी कि लेटली जो सा वो जो ब्रेन का ग्लूकोज है वो कम होता है। जब यानी कि ब्रेन की जो ग्लूकोज है वो कम होता है तो उसकी वजह से हमें कन्फ्यूजन, ब्लड विजन, सीजर्स, कोमा और इस तरीके से होते हैं, और पेशेंट अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ प्रेजेंट करता है। टैकीकार्डिया, ट्रेमर्स, एंजाइटी, हंगर, एलोप रेस्पिरेशन ऑफ डिक्रीज ग्लूकोज, हाइपोग्लाइसीमिया, अवेयरनेस। न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स यानी कि लेट ब्रेन, मतलब लेट जो ब्रेन की जो ब्रेन ग्लूकोज है वो क्या हो जाए, कम हो जाए लेटली, तो उसके अंदर आपको क्या हो सकता है, अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, सीजर्स हो सकते हैं, डेथ ड्यू टू इनसफिशिएंट ग्लूकोज इन सीएनएस में अकर इन एब्सेंस ऑफ प्रीसीडिंग न्यूरोजेनिक सिम्टम्स इन पेशेंट विद एटेन्यूएटेड ऑटोनोमिक रिस्पांस, हाइपोग्लाइसीमिया, अनअवेयरनेस। और हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें जो सा रिपीटेड एपिसोड्स होती हैं, यानी कि आपको जो ऑटोनॉमिक रिस्पांस है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से जो पेशेंट है वो उसको वार्निंग सिम्टम्स नहीं फील हो रहे होते हैं, ठीक है ना। इसलिए वो लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ या टाइट ग्लाइसीमिक कंट्रोल के वो खाना भी सही तरीके से ना खा रहा हो, ठीक है ना, तो उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है विच इज़ हाइपोग्लाइसीमिक अनअवेयरनेस। सिम्टम्स में आपने विपल्स ट्रायड को याद रखना है डायग्नोसिस के अंदर। विपल्स ट्रायड विच इज़ द सिम्टम्स ऑफ विपल्स ट्रायड, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, लो प्लाज्मा ग्लूकोज प्लस सिम्टम इम्प्रूव आफ्टर ग्लूकोज। सबसे बड़ी बात है, जब ग्लूकोज कम है बॉडी के अंदर तो आप जब ग्लूकोज देंगे तो आपको क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। अगर पेशेंट इस कंडीशन के अंदर आपका माइल्ड है, यानी कि कॉन्शियस है उसमें, तो आप उसे ओरल ग्लूकोज दें। ओरल ग्लूकोज में जूसेस वगैरह दे सकते हैं, ग्लूकोज की टैबलेट दे सकते हैं। अगर वो है सीवियर, यानी कि अनकॉन्शियस है, तो आपने डेक्सट्रोज देना है, 25% दे दें या जो है 50% दे दें। अगर आई एक्सेस नहीं है तो इंट्रामस्कुलर दे दें ग्लूकोगन, ठीक है। तो इनके अंदर दो कंडीशन है, इसके अंदर आईवी या फिर ओरली आप जो है वो दे सकते हैं।